स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहे तो समानांतर श्रेणी के नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के प्रश्नों को समझेंगे और उसको हल करेंगे। चलिए, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक एपी है जिसका 31वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एपी है जिसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को A31 का मान निकालना है। तो A31 का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि A प्लस 30D होगा। मतलब अगर उस एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर हमें ज्ञात हो जाए, डी का मतलब सार्व अंतर, प्रथम पद और सार्व अंतर हम ज्ञात कर ले, तो दिए गए एपी का हम 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, जिसका 11वां पद 38 है। मतलब A11 का मान जो है 38 दिया है, 38, और 16वां पद 73 है, यानी A16 बराबर 73। ये दो चीज दिया है, 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप एपी के 31वां पद को ज्ञात करें। तो A11 का वैल्यू, A11 38 दिया, A11 का मतलब हो गया A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। A16 बराबर 73 का मतलब A प्लस 15D बराबर 73। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। दोनों समीकरण को अगर घटा ले, क्योंकि दोनों समीकरण में हम लोग देखते हैं तो A का गुणांक समान है, तो यानी कि समीकरण 1 माइनस 2, एक में से अगर हम दूसरे समीकरण, पहले समीकरण में से दूसरे को घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इससे ये कैंसिल। 10D में से 15D को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5D। जब इसको आप घटाओगे, 13 में से 8 घटाओगे ना तो 5, एक हाथ से लेने के कारण यहाँ 6 हो गया, 6 में से 3 घटेगा तो 3, माइनस 35, माइनस से माइनस कट गया, D निकालेंगे तो 5 जो है बटा में चला जाएगा, यानी 35 के बटा में 5 यानी 7। यानी कि हमने D का मान निकाल लिया, और इस D के मान को समीकरण 1 या 2 में हम पुट करेंगे तो A का मान निकलेगा। यानी D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है तो A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। ठीक है, तो D के जगह पर 7 पुट करेंगे तो A प्लस 70 इक्वल्स टू 38। यहां से A अगर हम लोग निकालेंगे तो 38 माइनस 70 यानी 32, माइनस में 32। A का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और D का वैल्यू फाइंड कर लिया। इसी प्रकार हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, यानी इस वैल्यू में इसमें पुट कर लेंगे। यानी कि A31 निकालना है हम लोग को, यानी 31वां पद का मतलब A31। तो फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे A प्लस 30D। तो A के प्लेस पर क्या भरोगे तो माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, माइनस 32 प्लस 270, तो सॉरी 210। तो 210 में से 32 को आप सब्सट्रैक्ट कर लो। तो 10 में से 2 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8, 10 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 और 1 यानी 178। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जब भी दो इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले A और D का मान आप निकाल कर लोगे, और जो या जैवा पद उस एपी का कहेगा ज्ञात करने के लिए उसका फॉर्मूला लिख के आप उसमें मान पुट कर लोगे। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक एपी है जिसमें 50 पद है। एक एपी है जिसमें 50 पद है, यानी कि पदों की संख्या 50 है। एन का मान दिया है 50 पद है, यानी पदों की संख्या 50, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 मतलब A3 बराबर तीसरा पद क्वेश्चन में दिया है 12 है, तो A3 इक्वल्स टू 12 मतलब A प्लस 2D इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन 1 हमने मान लिया। अब इसी में एक और बात दिया है कि अंतिम पद 106 है। अच्छा, एपी में कुल कहा जा रहा है कि 50 पद है, तो अंतिम पद 106 है, मतलब 50वां पद 106 है। क्वेश्चन में अंतिम पद 106 दिया है, मतलब कि 50वां पद 106 दिया है। A50 बराबर 106। 50 पद है तो अंतिम पद कौन मा पद होगा? तो 50वां पद। तो अंतिम पद दिया है 106, मतलब 50वां पद 106 दिया है क्वेश्चन के अनुसार। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? A प्लस 49D इक्वल्स टू 106। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इस दोनों समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो A और D का मान निकलेगा, जैसा कि इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। इससे A और D का हम वैल्यू निकाल लेंगे, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 29वां पद आप ज्ञात करो। तो A29 हमें ज्ञात करने हैं, तो A29 का फॉर्मूला A प्लस 28D होगा। अब A और D का मान जो इस दोनों समीकरण से ज्ञात होगा उसको इसमें पुट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरे पद और 9वें पद दिया है, तीसरे पद 4 और 9वां पद -8, तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 दिया है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, माने कौन सा पद शून्य होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चलो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख सकते हैं A प्लस 8D इक्वल्स टू -8। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आप हल करोगे तो आप A और D का मान इससे फाइंड कर लोगे। A और D का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। दोनों समीकरण को ज्ञात जैसे मैंने हल जैसे करेंगे तो A और D का मान निकलेगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेंगे कि nवां पद शून्य होगा। nवां पद यानी A प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू 0। A का मान इसमें पुट करोगे, D का जो मान हम लोग निकालेंगे वो पुट करेंगे, तो इससे n का मान निकलेगा। तो वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो जो n का वैल्यू होगा उतनवा पद शून्य होगा, वह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। कर लोगे काम? इस दोनों समीकरण को हल करके A और D का मान निकाल लोगे। कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, इससे पहले भी क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कौन सा पद -150 होगा, तो हमने nवां पद माना था 150 -150। कौन सा पद 30 होगा, तो nवां पद 30 होगा, ऐसा हम लोग को पहले लेना है। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने माना nवां पद शून्य होगा, तो n का वैल्यू हम निकाल लेंगे ना क्वेश्चन में। A और D का मान जब दिया रहेगा तो A और D का मान हम डाल देंगे तो n बचेगा, तो n का मान इससे निकल जाएगा। जब n का मान निकल गया तो उतना नंबर वाला पद शून्य होगा। अगर n का मान 30 आ गया तो लिखेंगे दिए गए AP का 30वां पद शून्य होगा, दिए गए AP का 20वां पद शून्य होगा। जो n का मान आएगा वह हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद बनाओगे सारा, हम आपको सिर्फ क्वेश्चन को एक प्रोसेस तक ले जाकर हम आपको छोड़ देंगे समझाकर। किसी एपी का 17वां पद, कोई एपी है उसका 17वां पद माने A17 10वें पद से, मतलब A10 से यानी 10वें पद से, देखो 17वां पद जो एपी का 10वां पद है उससे 7 अधिक है, यानी 10वां पद से ये 7 अधिक है। क्वेश्चन में करा 10वां पद अगर 10 है तो 17वां पद 17 है। तो हमको बताओ इक्वेशन बनाना है तो क्या करना होगा, 10वें पद में 7 जोड़ना होगा, तो यहां पर +7 लिखना होगा। बात को ध्यान रखना, हम लोग इक्वेशन पढ़ चुके हैं, 2 चरों में रैखिक समीकरण, और उस सभी एक्सरसाइज में हम लोग किस तरह से इक्वेशन को बनाते थे वो हमें पता है।
तो A17 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 16D, A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7। A से A कट गया, दोनों तरफ A है तो हमने काट लिया, तो 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7। 16 में से 9 को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7D इक्वल्स टू 7। D निकालेंगे तो 7 के बाई में 7 1। हमने D का मान निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या करा निकालने के लिए वो चेक करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सार्व अंतर ज्ञात कर दे। D क्या है? सार्व अंतर। तो क्वेश्चन में सार्व अंतर निकालने के लिए कह रहा है, तो सार्व अंतर बराबर 1 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने बनाया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन में एक एपी दिया गया है। एपी 3, 15, 27, 39, डॉट 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 डॉट। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एपी का कौन सा पद जो है इस एपी का 54वां पद से 54वां पद से 132 अधिक होगा। तो इस एपी का हमने माना कि nवां पद, ये जो पद है हमने ऐसा माना कि ये पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी ये 132 अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 132 को जोड़ना पड़ेगा। और इस एपी से हमें ए का मान पता है, डी का मान भी पता है। ओके, अब हम लोग वैल्यू फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन को क्या लिखोगे? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 को क्या लिखोगे? तो ए प्लस 53 डी प्लस 132। देखो दोनों तरफ ए है, कैंसिल हो जाएगा। डी के जगह पर आप 12 पुट करोगे तो एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132। n माइनस 1 इंटू 12, 53 और 12 को गुना करते हैं, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा कि दिखने से लग रहा है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आएगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 6 3 6, 663। तो 636 प्लस 132। अब यहां 132 को ऐड कर लीजिए, तो 8 6 7 768 यहां से 12 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन डिवाइड माने अपॉन 12। यहां क्या हो जाएगा? तो 12 से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 से भाग करना है। 12 पंचे 60, 12 छक 72, 72 से 76 कितना ज्यादा है? तो 4 8, 12 चौक 48, यानी 64 बार में ये कट जाएगा। मतलब n माइनस 1 इक्वल्स टू 64, तो n इक्वल्स टू 65 हो गया आंसर। मतलब इस एपी का 65वां पद जो होगा, 65वां पद इस एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी इसका 65वां पद देखोगे और इसका 54वां पद से 132 अधिक होगा, यानी कि 132 ज्यादा होगा। यानी उस पद में से इसको घटाओगे ना, 100 माने 65वां पद में से अगर 54वां पद घटाओगे तो 132 आएगा। हो गया क्वेश्चन में कह रहा था कैवा पद ऐसा होगा, तो 65वां पद आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लोगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो समानांतर श्रेणी है जिसका सार्व अंतर समान है। मतलब दो समानांतर श्रेणी है, पहले का सार्व अंतर दूसरे का सार्व अंतर, दोनों का सार्व अंतर, दोनों श्रेणियों का सार्व
अंतर समान है तो दोनों के सार्व अंतर को हमने डी मान लिया। इसके 100वें पद का अंतर 100 है। 100वें पद का अंतर 100। देखो प्रथम पद बराबर नहीं है, प्रथम पद बराबर है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, यानी बराबर नहीं है, यानी दोनों के यानी प्रथम पद क्रमशः पहले एपी का प्रथम पद को हम लोग A1 मान लेते हैं, दूसरे एपी को के प्रथम पद को A2 मान लेते हैं। हाँ, दोनों का सार्व अंतर डी ही है, लेकिन प्रथम पद A1 और A2 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 100वें पद का अंतर 100 है। 100वें पद का अंतर, 100वें पद का अंतर बराबर 100। तो पहले एपी का 100वां पद, 100वां पद का मतलब A प्लस 99D। तो पहले पद के लिए प्रथम पद क्या है A1, तो A1 प्लस 99D। तो पहले पद का पहले एपी का भी प्रति सार्व अंतर डी ही है, तो यहां डी लिखेंगे। देखो दोनों एपी के 100वें पद का अंतर 100 है, तो यहां बात आता है कि पहला एपी का 100वां पद क्या होगा, तो A प्लस 99D। ए का मतलब प्रथम पद है, तो पहले एपी का प्रथम पद A1 है तो हमने A1 लिखा, और डी के जगह पर प्रथम एपी के पहले एपी के का सार्व अंतर, तो पहले एपी हो चाहे दूसरा एपी हो, दोनों के लिए सार्व अंतर डी है तो हमने डी लिखा है। अब क्या होगा, अंतर कह रहा है तो माइनस A2 प्लस 99D होगा, दूसरे एपी का 100वां पद। अब इसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल्स टू 100। इससे ये कट गया, यानी A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 100। क्या समझ में इससे आया कि दोनों एपी का सार्व अंतर, मैंने दोनों एपी के प्रथम पदों का अंतर 100 है, यानी प्रथम पद का भी अंतर 100 है, 100वां पद का अंतर 100 है तो प्रथम पद का भी अंतर 100 ही है। यानी इससे यह समझ में आता है कि कोई दो एपी हो, उसके प्रथम पद का अंतर अगर 10 है तो दूसरे पद का भी अंतर 10 ही होगा, 50वां पद का भी अंतर 10 ही होगा, 100वां पद का भी अंतर 10 ही होगा। अंतर दो उसी पद का अंतर, यानी दोनों एपी के उसी पदों का अंतर, सेम पदों का अंतर हमेशा समान होता है। तो बात आता है कि यहाँ 100वें पद का अंतर 100 था, तो हमने यहाँ A1 माइनस A2 निकाला, यानी पहला पद पहले एपी का माइनस दूसरा एपी का पहला पद, दोनों का अंतर भी 100 आया। इससे यह समझ में आ रहा है कि 50वां पद भी का भी अंतर पूछेगा तो 100 ही होगा, 70वां पद का भी अंतर पूछेगा तो 100 ही होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके 1000वें पद का अंतर, चलिए 1000वां पद का अंतर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसा कि हमने आपको समझाया था 1000वां पद का अंतर भी 100 ही आएगा, लेकिन बना लेते हैं 1000वें पद का अंतर। तो पहले एपी का 1000वां पद A1 प्लस 1000 है, 1000वां पद 999D माइनस A2 प्लस 999D 999D। ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। इससे ये कट गया, मतलब A1 माइनस A2 के बराबर होगा, और A1 माइनस A2 का मान दिया हुआ है 100, यानी इसके जगह पर हम 100 लिखेंगे, यानी कि इसके 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। कभी ये मत समझना कि किसी एपी का 1000वां पद का अंतर अगर माने 100वां पद का अंतर 100 है तो 99वां पद का अंतर जो होगा 100 ही होगा, 99 नहीं होगा। 10वां पद का अंतर 10 नहीं होगा, 100 ही होगा। 1000वां पद का अंतर भी बोलेगा तो 1000 नहीं होगा, 100 ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर दे दे, दो एपी के 100वें पद याद कहेगा कि 30वां पद का अंतर 30 है तो 20वां पद का अंतर बताएं तो 30 ही होगा, 40वां पद का अंतर बताए 30 ही होगा, 70वां पद का अंतर बताए तब भी 30 होगा। ये कभी कंफ्यूज मत होना, अच्छा 30वां पद का अंतर 30 है तो 20वां पद का अंतर 20 होगा, 10वां पद का अंतर 10 होगा, जी नहीं। 30वां पद का अंतर अगर 20 दिया है तो बाकी कोई भी दो पद के बने कोई भी पदों का अंतर पूछे उतना ही होगा जितना कि दो पदों का अंतर, दोनों पदों के बीच का अंतर दिया है। इस क्वेश्चन से हमें ये चीज का जानकारी मिलता है तो ठीक है। ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो हमने बनाकर समझाया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना लोगे। 4 ऑप्शन वाले जो भी प्रश्न होंगे अगर इस टाइप का आ गया तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
जो क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 काफी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 अंकों वाली संख्याओं माने संख्याएं, जो 3 अंकों वाली संख्याएं हैं उसमें कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, 7 से भाग लगने वाला है। क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। इस तरह से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 11 से विभाजित है तो दिया हुआ है तो 9 से विभाजित होगी, ये पूछा जा सकता है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी, ये पूछा जा सकता है। तो बात आता है एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे हम लोग बनाते हैं, उसको अगर हम लोग समझ लेंगे तो बाकी कुछ भी पूछेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। अच्छा, 1 अंकों वाली संख्या का बात करें तो 0 से लेके 9 तक होता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन ये सारे के सारे संख्याएं ऐसे संख्याएं 1 से ही लिया जाता है। 1 से लेकर 9 तक ये जितनी भी संख्याएं हैं सब 1 अंकों की। अंक 10 है, 0 से लेकर 9 10 अंक होते हैं। लेकिन बात आता है कि संख्या 1 अंकों की कहां से कहां तक होगा, तो 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं 1 अंकों की है। इसके बीच का कोई भी संख्या आप लिख लो, 5 1 अंक है। इसके पहले 0 लगाने का कोई मीनिंग नहीं है, ये 5 ही है, 1 ही अंक की संख्याएं हैं। अब इसके अगर हम बात देखें तो 10 से लेकर 99 तक ये सारे के सारे संख्याएं जो होंगी 2 अंकों की होंगी। अगर इसमें हम लिख दें 25 तो ये 1 अंक और ये दूसरा अंक, 2 अंकों की संख्या है। अगर 3 अंकों की संख्याओं की बात करेगा तो 100 से लेकर 999 तक जितने भी होंगे संख्याएं वो सारे के सारे संख्याएं 3 अंकों की होगी। अगर हम यही बात करेंगे 4 अंकों की संख्या का तो 1000 से प्रारंभ होगा, 9999 तक संख्याएं होंगी। यानी ये 1 अंकों की संख्या हो गया, ये 2 अंकों की संख्याएं हो गई, ये 3 अंकों की संख्याएं हो गई और ये 4 अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। 1 अंकों की संख्या के बारे में पूछेगा तो आप लोग डायरेक्ट खोज लोगे। 1 अंकों की कितनी संख्या है, 1 अंकों की तो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। अब इसमें पूछे 1 अंकों की कितनी संख्या है 2 से विभाजित है, तो आप काउंटिंग कर लोगे 1 2 3 4, डायरेक्ट आंसर हो सकता है 4। 4 ऐसी संख्याएं हैं 1 अंकों की जो 2 से भाग लगने वाला है। अब इसमें पूछेगा 1 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से भाग लगने वाला है, तो इसमें देखोगे मात्र एक ही ऐसा संख्या है 7 जो 7 से भाग लगेगा। तो 1 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाजित होगी, तो 1। अब इसी प्रकार इसने पूछेगा 1 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी, तो देख लो ये एक संख्या है जो 3 से विभाजित है, 3। 6 एक ऐसी संख्या एक और है जो 3 से विभाजित है। तीसरी ऐसी संख्या 9 है जो 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 3, 6 और 9, 3 वो संख्या। अब इसी तरह आपको 10 से लेकर 99 तक कहेगा 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो अब यानी 10 से लेकर 99 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होने वाली है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सारी संख्याएं दिख रही है, लेकिन 3 ही से भाग लगे वो सब संख्याएं जो भी है, कौन कौन संख्या ये नहीं पूछा जा रहा है, कितना संख्या होगा जो भाग लग रहा है। आपसे हमने पूछा 3 अंकों की कितनी संख्या, 1 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है। 3, 6 और 9 आंसर नहीं है, आंसर 3 होगा, यानी 3 ही ऐसा संख्या है जो 3 से विभाजित होगा। तो आपसे उसी प्रकार का यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसका यूज करना और आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हो, जैसा भी क्वेश्चन कहे। चलो यहां पर बात आता है कि मिनट चेक करिए, 5 मिनट।
अब इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। चलिए, तो 3 अंकों की संख्या का मतलब 100 से लेकर 999 तक ऐसा कितना संख्या है जो किससे विभाजित होने वाली है, तो 7 से। देखो ये एक एपी का ही फॉर्म लेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा 100 7 से भाग नहीं लगता है। सबसे पहला हमको ऐसा संख्या खोजना है, 100 अगर है 7 से भाग लगने वाला तो ठीक है, नहीं है तो उसके ठीक बाद वाला ऐसा संख्या हमको खोजना है। 100 से ठीक बाद की संख्याएं जो 7 से भाग लगेगा, तो आप 100 को भाग कर दो 7 से। खोजना है तो हम कैसे समझाते हैं उसको समझो। 3 अंकों की सबसे पहली संख्याएं या प्रथम 3 अंकों की ऐसी पहली संख्या जो 7 से भाग लगेगी, तो आप इसको 7 से भाग कर दो। 7 एकम 7, 3 0, 7 से भाग करोगे तो 7 चौक 28, शेषफल क्या आया 2। तो पहले वाली संख्या जो ज्ञात करेंगे, 100 से ठीक बड़ी संख्या जो ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर जो जिससे भाग करते हैं उसमें से शेषफल को घटाओ। 5 में से 7 में से 2 को घटाओगे तो 5 आएगा, और इस 100 में 5 जोड़ दो। 100 में 5 जोड़ दो यानी 105। 3 अंकों की ये जो 105 है पहली ऐसी संख्या है जो किससे 7 से भाग लगेगी। यानी 100 को जब आप 7 से भाग लगाओगे नहीं लगेगा, 101 को लगाओगे 7 से भाग नहीं लगेगा, 102 को लगाओगे नहीं लगेगा, 103 को लगाओगे नहीं लगेगा, 104 को लगाओगे देखोगे नहीं लगेगा, लेकिन 105 को जैसे लगाओगे लग जाएगा 7 से भाग। अब इसके ठीक बाद खोजोगे 112 होगा, अब तो खोजना आसान है। फिर इसके बाद खोजोगे 119 होगा। इसी प्रकार अब अंतिम वाला खोजना है 999। हम चेक करते हैं कि 999 भाग लगता है कि नहीं 7 से। 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 9, 7 एकम 7, 7 दूना 14, कितना होगा 5। यहां शेषफल 5 आया। जब आखिरी हमको अगर ये नहीं पूरा का पूरा विभाजित हो रहा है, तो इससे ठीक पहले वाला कौन ऐसा संख्या होगा जो 7 से विभाजित होगा, हमको ये पता करना है। देखो पहले वाला जब पता करना रहे, मतलब 100 से ठीक बड़ा पता करना रहे, तो 7 में से इसको घटा लेते हैं, जो घटा कर आता है इसमें जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें पता करना है तो आप सीधे जो शेषफल आएगा उस शेषफल को 999 में से घटा दो। जो शेषफल आएगा उस शेषफल को 999 में से घटा दो। 999 में से 5 घटाओगे तो 994 आएगा, 994 आएगा। ये हो गया आपको एपी। अब 994 के बाद 995 को चेक करोगे तो नहीं भाग लगेगा, 96 नहीं लगेगा, 97 नहीं लगेगा, 98 नहीं लगेगा, 99 नहीं लगेगा, 999 नहीं लगेगा भाग। अब 2000 1000 नहीं लगेगा, 1000 से ऊपर वाला कोई संख्या होगा जो लगेगा, तो वो तो बात की बात है। ठीक है। अब इसी प्रकार आपसे ये बात पूछा जाता कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। तो पहले हम इस फॉर्म में बनाते हैं क्वेश्चन। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए कि सारा क्वेश्चन बन गया। चलिए, तो हम लोग को इसमें ये चेक करना है, ये समझना है कि ये हम लोग कैसे लिखे हैं। हम फिर आपको दूसरे एग्जाम्पल के सहायता से हम आपको इस बात को समझाते हैं। मान लो कहेगा 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होगी। चलो 5 के अलावा हम ले लेते हैं 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहला काम करना है कि 100 को 3 से भाग करके देख लो। 3 तिहाई 9, 1 0, 3 तिहाई 9, शेषफल क्या आया 1। हमने बोला 100 तो नहीं लगेगा भाग, ये तो कंफर्म है। 100 भाग लगता तो शेषफल 1 नहीं आता। तो 100 से ठीक बड़ा कुछ सोचना है। 100 से ठीक बड़ा ऐसा कौन सा संख्या है जो 3 से भाग लगेगा। तो 3 में से 1 घटाओ, 2 हुआ ना। इस 2 को जोड़ दो 100 में। 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102, यानी 102 ऐसा पहला संख्या है 3 अंकों का। यानी 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है, सबसे छोटी संख्या है 102 है जो 3 से भाग लगेगा। अब इसमें 3 जोड़ दो 105 होगा, इसमें फिर 3 जोड़ो 108 होगा, सोन। अब अंतिम वाला खोजना है तो 999 को 3 से भाग करो। 3 तिहाई 9 कट गया, 9 फिर 3 से कट ही जाएगा, फिर 9 उतारेंगे तो 3 से कट ही जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा विभाजित है। यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगा, जो किससे विभाजित होगा तो 3 से। इस प्रकार से हम एपी का फॉर्मेशन करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का।
मान लीजिए कि इसमें और टाइप के क्वेश्चन में क्या कहा जा सकता है। अब 2 अंकों की बात करेंगे। 2 अंकों की कितनी संख्या है? 7 से भाग लगेगा। तो सबसे पहला बात है कि 2 अंकों की संख्या यानी 10। अब 10 7 से भाग तो नहीं लगेगा। 10 से बड़ा सोचो कि कौन ऐसा संख्या होता है जो 7 से भाग लगेगा। इसको तो आसानी से हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, भाग करके क्या है चेक करें तो बात आता है कि 10 से बड़ा कौन ऐसा संख्या है जो 7 से भाग लगेगा। तो ऑटोमेटिक है, जो हम लोग को समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 14, बिल्कुल करेक्ट है। और 14 से पहले वाला तो ठीक है, 7 है जो 7 से भाग लगेगा, लेकिन 7 एक अंक की संख्या है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या सबसे पहला जो सबसे छोटी से छोटी 2 अंकों की संख्या 14 है जो 7 से भाग लगता है। अब इसी प्रकार 21 होगा, 28 होगा। अब अंतिम वाला खोजना है तो 99 तो नहीं 99 लगेगा या नहीं लगेगा 7 से ये चेक करना होगा। तो 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28। क्या हुआ? एक शेषफल आया, भाग तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो शेषफल आएगा उस शेषफल को 99 में से घटा दो। 99 में से जब उस एक शेषफल को घटाओगे तो होगा 98, यानी 98 इस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 98 होगी जो 7 से भाग लगेगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता कि 3 से भाग होने वाला 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं का जब भी बात करें तो n का मान निकालना है और कुछ नहीं, n का मान निकालना है। तब बताओ कि 10 तो नहीं भाग लगेगा, तो 10 से ठीक बड़ा ऐसा संख्या जो 3 से भाग लगेगा तो 12, 15, 18 डॉट 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 अंतिम वाला 99 ऑलरेडी 3 से भाग लगेगा तो यहां पर हो जाएगा 99। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी संख्याएं होगी, यानी n का मान निकालना है। अब सारे क्वेश्चन को अगर हम लोग चेक करें, इस क्वेश्चन में n का मान निकालने के लिए क्या क्या चीज हमको चाहिए उसको चेक कर लेते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हमको चाहिए, मतलब d का मान दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, a का मान पता होना चाहिए और an का मान पता होना चाहिए। तो इस चारों क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कि ये तीनों चीज पता है कि नहीं। an का मतलब अंतिम पद। चलिए इस क्वेश्चन में सोचो अंतिम पद दिया है क्या? अंतिम पद दिया है ना 994। चलो इसमें चेक करो अंतिम पद दिया है क्या? इसमें चेक करो अंतिम पद दिया है तो 999। इसमें चेक करो अंतिम पद दिया है क्या? हाँ तो 98। इसमें चेक कर रहे हैं तो अंतिम पद 99। देखो तो सब में an तो दिया ही है। अब चलो सब में चेक करते हैं a का मान दिया है कि नहीं। ऑलरेडी a का मान सब में गिवन है 105, 102, 14, 12। अब फिर d का मान है कि नहीं पता था। जब 2 क्रमागत पद हमको पता है तो d का मान हम निकाल लेंगे। 112 में से 105 घटाओगे तो 7, 105 में से 102 घटाओगे 3, यहां घटाओगे 7, यहां घटाओगे 3। ऑलरेडी हमको पता है। तो जब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं तो इस टाइप के किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जामिनेशन में अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो एकदम बेधड़ाक इस बात का यूज करोगे और बनाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है, भले इस क्वेश्चन को आप री आती है, लेकिन इसके साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर ये तीनों भी बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 में ही स्टार दे दे के आप ये तीनों क्वेश्चन को बना लोगे। लिख लोगे इस क्वेश्चन में कि 3 अंकों कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी, 3 अंकों कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी, 2 अंकों कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा तो 2 अंकों कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। और इस सब क्वेश्चन को आप खुद बनाओगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 10 से 250 के बीच 10 से 250 के बीच 4 से भाग लगने वाला कितना संख्या होगा। सिंपल, आराम से काम कर लोगे। सबसे पहला खोजना है 10 से ठीक बड़ा, 4 से भाग लगने वाला तो 12, 4 तिया 12, फिर 16, फिर इसी तरह। नहीं पता अंतिम वाला क्या होगा तो क्या करो, भाग कर लो ना। सिंपल, हमने आपको जो समझाया उससे काम कर लो। 4 चौका 4 छक 24, 1 0 4 दूना 8। शेषफल क्या आया 2। हमने क्या बताया था, अंतिम वाला जब पता करना रहता है जिसमें भाग कर रहे हो उसमें से ये 2 घटा लो, यानी 250 में से 2 घटा लो, यानी 248 हो गया। अब a का मान हमको पता ही है, d का मान पता ही है, an का मान पता ही है, तो ऑटोमेटिक कितनी संख्याएं होगी तो n का मान निकालना है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग n का मान ज्ञात कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, n के किस मान के लिए
दोनों समानांतर श्रेणी, एक समानांतर श्रेणी दिया है 63, 65, 67, डॉट 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 डॉट, और दूसरा समानांतर श्रेणी दिया 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। मैंने n का ऐसा कौन सा मान होगा जब इस क्रम में ये बढ़ रहा है और इधर भी तो बढ़ ही रहा है, यहाँ भले 7 का अंतर है और यहाँ जो अंतर है 2 का, तो जब इस क्रम में बढ़ता जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा n का मान आएगा, यानी कोई ना कोई ऐसा पदों की संख्या होगा जिसमें चेक करोगे तो इसमें जो संख्याएं होगी वही पद, यानी कि अगर मान लो, मैं बात जो कह रहा हूं उसको समझो। क्वेश्चन में कह रहा है n का ऐसा कौन सा मान होगा, यानी कि ऐसा कौन सा पद होगा, मैंने पदों की संख्या, मैंने ऐसा कौन सा पद होगा जिसका मान और उसी पद में अगर हम उस वैल्यू को देखें तो दोनों सेम हो। n के किस मान के लिए दोनों का nवां पद बराबर होगा, तो मान लेते हैं कि दोनों का nवां पद n के किस मान के लिए होगा, तो n के लिए होगा, यानी इसका nवां पद और इस AP का nवां पद आपस में बराबर है, तो n का कौन सा मान होगा ऐसा, ताकि इसका nवां पद और इसका nवां पद बराबर हो जाए। तो चलिए हम लोग यहां पर A1 मान लीजिए, इसके प्रथम पद को, इसके प्रथम पद को A2 मान लीजिए, इसके सारबंतर को D1 मान लेते हैं, इसके सारबंतर को D2 मान लेते हैं। दोनों के कंडीशन में कह रहा है कि दोनों n के किस मान के लिए दोनों का nवां पद बराबर है। चलिए A1 का वैल्यू हमको पता है ना 63, A2 का वैल्यू क्या है 3, D1 का क्या वैल्यू है तो 2, D2 का क्या वैल्यू है तो 7। चलिए दोनों का nवां पद बराबर है, इसका nवां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो A1 प्लस n-1 इंटू D1, पहले AP का nवां पद, दूसरे AP का nवां पद, तो A2 प्लस n-1 इंटू D2। क्वेश्चन में कह रहा है कि n का कौन सा मान होगा, यानी n का मान निकालना है, ताकि दोनों का nवां पद बराबर है। तो हमने दोनों का nवां पद का फॉर्मूला लिख लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का nवां पद बराबर है, बराबर हो, तो बराबर हमने कर लिया। अभी बराबर कर लिया तो हम n का इससे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वैल्यू पुट कर लो 63 n-1 इंटू D1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 3, n-1 D2 का वैल्यू 7, 63 2 से n में मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n-7। 63 में से 2 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 61 प्लस 2n, यहां जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो -4 प्लस 7n, -7n को लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो 2n माइनस 7n, -4 माइनस 61 माइनस 65, यहां जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो -5 माइनस माइनस कट गया, n बराबर 65/5 यानी n बराबर 13, n का मान निकल गया। यानी पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, इसका 13वां पद और इस AP का 13वां पद आपस में बराबर होगा। दोनों AP का 13वां पद आपस में बराबर होगा। 13 पद के बाद भी बहुत सारे पद होंगे, नहीं, इसके बाद कोई ऐसे पद नहीं होंगे जो आपस में बराबर होगा। दोनों का सेम पद ऐसा नहीं होगा, इसके बाद वाला दोनों आपस में बराबर है। हाँ, इस AP का 13वां पद और इस AP का 13वां पद आपस में बराबर होगा। ये क्वेश्चन में हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वह AP ज्ञात कीजिए, AP निकालना है जिसका तीसरा पद 16 हो, जिसका तीसरा पद दिया है 16। तीसरा पद 16 देने का मतलब a प्लस 2d बराबर 16 दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में तीसरा पद 16 दिया है, माने a प्लस 2d बराबर 16। सातवां पद का माने a प्लस 60, ये सातवां पद हो गया। पांचवें पद से मतलब a प्लस 4d से ये जो सातवां पद है 12 अधिक है, तो इसमें 12 को आप जोड़ लीजिए। a से a कट गया, ये समीकरण 1 ले लिए, तो 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12। तो क्या यहां पर हो जाएगा 2d इक्वल्स टू 12, मतलब d इक्वल्स टू 6। d का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, d का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका AP ज्ञात करे, तो d का मान निकल गया, तो इस मान को इसमें डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, d के प्लेस पर हम लोग 6 पुट करेंगे तो a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, यानी a इक्वल्स टू 16 माइनस 12 यानी 4। a का मान अगर हमको पता है, d का मान पता है, ap निकालना है क्वेश्चन में करे, तो व्यापक रूप से हम लोग ap निकालेंगे। इसलिए ap बराबर a प्लस d a प्लस 2d डॉट 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 डॉट, a के प्लेस पर क्या भरोगे 4 प्लस d का वैल्यू 6, तो 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6 कॉमा डॉट 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 डॉट, तो 4, 6 और 4 10, 6 दूना 12 और 4 16, ये आंसर हो गया। एपी बनाने के लिए क्वेश्चन में करा था, एपी बन गया, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अंतिम से 20वां पद कह रहा है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अंतिम से nवां पद निकालने का, 3, 8, 13, डॉट 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 253। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, तो यहां लिख लेंगे अंतिम से 20वां पद। फॉर्मूला क्या होता है, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान तो गिवन है 253, n का मतलब पद, कैमा पद निकालना है, तो अंतिम से 20वां पद, n का मान 20, और d का मान भी हमें ज्ञात है, d का मतलब सार्व अंतर। तो दो क्रमागत पदों में से बाद वाला में से पहले वाला घटा लीजिए, नहीं 8 में से 3 घटाइए 5, वैल्यू पुट कर लीजिए 253, n की जगह पर 20 माइनस 1 19 गुने 5 253, इसको घटा लीजिए, आंसर अंतिम से 20वां पद निकल गया। क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18, एपी के चौथे और 8वें पदों का योगफल, यानी एक एपी है जिसका चौथा पद, तो चौथे पद को क्या लिखोगे, a प्लस 3d, 8वां पद तो a प्लस 7d, योगफल दिया है 24, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 10d बराबर 24। इसको जब हम a2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 5d बराबर 2 कॉमन लिए तो भाग कर लेंगे ना 2 से, तो ये हो गया 12, इक्वेशन नंबर 1। और क्वेश्चन में करा छठे और 10वें पद का योगफल, तो छठा पद माने a6, तो यानी a प्लस 5d, और 10वां पद माने a प्लस 9d, इसका योगफल 44 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44, ऐड कर लोगे ना, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लोगे तो 7d इक्वल्स टू 22 बचेगा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हल करोगे, हम लोग a और d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे हल करके। क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 3 पद ज्ञात करें, यानी एपी के 3 पद ज्ञात करें, तो व्यापक रूप से हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, 3 पद निकालना है, तो ये प्रथम 3 पद हो गया, इसमें आप a और d का मान निकाल के इसमें पुट कर लोगे, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। 1995 में एक जॉब कर रहा था जिसमें उसको मासिक वेतन 5,000 रुपया दिया गया। कार्य प्रारंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि हुआ, यानी पहले वर्ष उसको 5,000 रुपया मिला होगा, 200 रुपया अगले साल बढ़ा, फिर तो 5,200 रुपया अगले वर्ष का उसका वेतन होगा, यानी कि 1996 में उसको 5200 रुपया उसका वेतन मैंने उसको मिलता होगा। अगले फिर वर्ष यानी 97 में उसको 5,400 रुपया वेतन मिलता होगा। इसी प्रकार वेतन का प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रहा है 200 रुपया। फिर कह रहा है कि तो प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि हो तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अंतिम वाला वेतन, अंतिम वर्ष उसका वेतन 7,000 है, तो हमें किस वर्ष पूछ रहा है, तो n का मान निकालना है। सिंपल,
ए का मान 5000 दिया है, डी का मान दिया है ना 200, और ये ए एन का मान हो गया 700। अब वैल्यू पुट 7000 वैल्यू पुट कर लो, एन का मान निकल जाएगा, उतना वर्ष के बाद उसका वेतन 7000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, मैंने एक पहला सप्ताह में 5 रुपए की बचत कर रही है, 5 रुपया। फिर प्रत्येक सप्ताह 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती है, यानी 1 रुपया 75 पैसा अगले सप्ताह में अधिक बचत कर रही है, यानी इस पर 5 रुपया बचत कर रही है ना, अगले सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा की बचत करती है, अधिक अधिक बोला जा रहा है, यानी कि इस बार इस सप्ताह में, पहले सप्ताह में तो 5 रुपया, अगले सप्ताह में इससे 1 रुपया 75 पैसा ज्यादा, यानी कि क्या हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा इसमें जोड़ोगे तो 6 रुपया 75 पैसा। इसी प्रकार बढ़ाते उसका जो है अपने साप्ताहिक बचत को बढ़ाते जा रही है। तो एक समय ऐसा आता है कि उसका साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है। तो कितने सप्ताह बाद ये होगा? तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, इसमें भी n का मान आप निकाल लोगे। n का मान जब निकाल लोगे तो लिख लोगे कि इतने सप्ताह, n का मान अगर 10 आया तो लिखोगे 10 सप्ताह बाद इसका मासिक वेतन 20 रुपया, सॉरी 20 रुपये नहीं, कितना 20 रुपये 75 पैसा, ठीक है 20 रुपये 75 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ n का मान ज्ञात करना है, तो आप बना लोगे। इस प्रकार ये एक्सरसाइज का द एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 को देखेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।